लेकिन इंडियन पॉलिसी बड़ी क्लियर है इस हवाले से, और उसके मुकाबले में जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान जैसे मतलब बहुत दफा ऐसा हुआ है कि फिसल जाता है, या जो भी हम कहते हैं हमारी पॉलिसी ऐसी होगी कि हम दूसरे जो पावर्स होते हैं उनकी बात सुनते हैं और उस तरह करते भी जिस तरह वो चाहते हैं। वो जो इंडिया था जिसके साथ आप नेगोशिएट कर सकते थे, वो अब वो इंडिया नहीं रहा। मोदी के अंडर वो इंडिया चेंज हो गया है। मैं समझता हूँ उनका उनकी स्मार्टनेस है, क्योंकि उनकी इस वक्त ग्रोथ इकोनॉमी 8.4% पे ग्रो कर रही एग्जैक्टली। है, और वो अपनी तवज्जो उस साइड से नहीं हटाना चाहते। यहाँ मैं एक बात अगेन जी मेंशन करना चाहूंगा कि भारत और चाइना की तरक्की का सीक्रेट यही है कि वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं हुए। आज तक जो भी तरक्की की है, उन्होंने अपने आप को बचा के रखा, और फोकस उन्होंने इकोनॉमी पे रखा, जिसकी वजह से उन्होंने तरक्की की है। और अमेरिका उनको एंगेज करना चाहता है, और भारत को भी। और एक दूसरी बात भी है कि जी जी जो भारत की तरक्की है वो भी अल्टीमेटली वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको पसंद नहीं है कि ये इतनी स्पीड पे तरक्की करके आगे जाए और कैचअप न करें। मैं बताना ये चाहूंगा कि भारत इस वक्त 8.4% पे है, एग्जैक्टली। अमेरिका की इकोनॉमी 2.1% पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को बड़े करीब से जानता हूं, उनकी हर जबरदस्त। स्पीच, हर इंटरव्यू को बड़े गौर से देखता हूं। बराबर। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, रीजनल ऑटोनॉमी। जी वो अपनी बैलेंस करते हैं। जो ही इन्होंने कैनेडिया देखे, 5 आई का जो वाकया हुआ था, 5 आई से जस्टिन ट्रूडो ने जो ही पन्नू साहब की चीज को और निज्जर साहब के मर्डर को उठाया था, जी उसके पीछे भी सारी इंफॉर्मेशन 5 आई में डायरेक्टली अमेरिका उनको प्रोवाइड करता जी रहा है। सारा कुछ तो फौरन उन्होंने अकलमंदी का ये तकाजा किया था कि डॉक्टर जयशंकर वेंट टू मॉस्को। उन्होंने फौरन काउंटर कर लिया था, और बल्कि उन्होंने कहा था कि इफ यूएस हैज चॉइसेस, वी हैव चॉइसेस एज वेल। फॉरेन पॉलिसी पे आपने बात की कि इंडिया कैन अफोर्ड गोइंग टुवर्ड्स रशिया एज वेल एज टुवर्ड्स द वेस्ट एज वेल। एक तो ये कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? सादा सा सवाल है मेरा भाई, क्यों नहीं कर सकता? देखिए, जब आप बिल्कुल तरक्की के फेज़ में होते हैं ना सलमान साहब, तो आप पहले 20, 25, 30, 40, 50 साल कुछ नहीं करते। जैसे अमेरिकन्स ने कुछ नहीं किया, वो जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया इंटरनेशनल सिस्टम में आए बिल्कुल और बिल्कुल। कूदे और छा गए। हाँ सो पहले 200 साल, 100, 150, 200 साल तरक्की की है। हाँ सो किसी भी मुल्क को पहले अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए, पहले आपको सोसाइटल स्टेबिलिटी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो मुल्क के अंदर जो चीज़ें होती हैं, कौमों का बड़ा लंबा प्रोसेस होता है ये। हमने वो सारा टाइम घुमा दिया, हम अलाइंड हो गए कोल्ड वॉर में, और फिर अफ़गानिस्तान, जो फिर रशिया और वो सारा कुछ हुआ। अभी हम जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, अभी हमें क्या हम दुनिया में मानेंगे? देखिए, हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। अब अमेरिका का ये है कि अमेरिका, एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी, हमारे लोग भी सारे वहाँ पे हैं। अमेरिका का ये है कि उसका पूरा, और वेस्टर्न पावर्स का ये है कि उनका पूरा कंट्रोल है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। ठीक है। सो हम उसको भी नहीं छोड़ सकते जिसके ऊपर हम इमीडिएटली डिपेंडेंट हैं। हम चाइना को भी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज वो हमें पॉलिटिकली भी सपोर्ट करते हैं, डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट करते हैं। हमें एक ही मुल्क रह फाइनेंशियली भी गया करते है, हैं। एक ही मुल्क रह गया जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर में इन्वेस्ट भी करना चाहता है, जो हमें डिफेंस इक्विपमेंट भी देना चाहता है। मुझे ऐसे लगता है टाइम्स के वो रेलिवेंस नहीं है जो रेलिवेंस होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, बिल्कुल। आपकी नई गवर्नमेंट आई है, कितनी दुनिया के लोगों ने आपको वेलकम किया है। सो हम्म, दैट टेल्स दैट हाउ द वर्ल्ड व्यूज अस। मतलब किसको क्या महसूस हुआ है कि ये बंदे आ गए हैं, क्या है भाई, अब इनको के साथ काम करना है, कारोबार करना है। सो जो आपको वेलकम आए हैं, उस हिसाब से आप देख लें आपकी इतनी कोई रेलिवेंस है, या ये लोग हैं जो आपके साथ इंगेज ये करना आपको चाह इतना सीरियस ले रहे जी हैं। जी, आप देखें ना, यूरोप से कितना आपको वेलकम किया गया। क्वेश्चन है, क्या कनाडा ने वेलकम किया, बाकी मुल्कों ने कितना वेलकम किया आपको? वो इंडिया ने पिछले 15 सालों में 20 सालों, आई थिंक 20 सालों में इंडिया ने कोई, सॉरी 15 सालों में इंडिया ने कोई 20 अरब डॉलर का असला खरीद लिया अमेरिका से। वो रशिया से भी खरीद रहे हैं, वो जो है वो इजराइल से भी खरीद रहे हैं। वो हमारे ऊपर हर मुल्क ने कहा जी आपको हम कुछ नहीं देंगे, ना कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स करेंगे, ना आपके साथ मिल के करेंगे। सो हमारे पास फिर हमें कॉर्नर ना किया जाए, ये भी दिस इज व्हाट दे नीड टू डू। अगर हमें आप कॉर्नर कर देंगे जी आपके लिए चाइना रह गया एंड देन आप गए जी आप चाइनीज ब्लॉक में, तो ये भी ठीक नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा वोकल होने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे थोड़ा खुलने की बात है। एग्रेसिव होने की एग्रेसिव जरूरत भी होना चाहिए, पोस्चरिंग करनी चाहिए। आप 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, कोई ऐसी बात नहीं है। मिडिल ईस्ट जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हमें भी वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल। आप देखें मिडिल ईस्ट से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो हमसे परेशान रहते हैं कि यार ये वो तब्दीलियां नहीं लेके आ रहे जो आज के ज़माने में, जो 2024 में चाहिए। ये स्टैटिक होके खड़े हुए हैं, और वो, सो मैं समझता हूँ ये एक चीज़ करने की ज़रूरत है, जिसपे थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन पहले हमारा फॉरेन ऑफिस आपको इनपुट देता रहता है, लेकिन पॉलिटिकल क्लास को
और जो है इस पे थोड़ा सा पोस्टरिंग बात करने करनी की चाहिए। जरूरत है। जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं इंडिया के, मतलब उसने तेज तरीन जंप लिया लास्ट 2 इयर्स में। 642 बिलियन यूएस डॉलर्स उनके पास हैं। अब इसके बावजूद सर, हम उनके जब लोगों को देखते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर या बाकी डॉक्टर जयशंकर साहब, आप भी और मैं भी उनका बड़ा फैन हूँ, बड़े सिंपल से रहते हैं, मतलब अपने काम से जैसे कहते हैं सिंसियर और फोकस रहते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में हम आईएमएफ से पैसा भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी शाखर्चियां, अय्याशियां, वो शायद ही उसका कोई मुकाबला कर सके सर। मैं उसका एक छोटा सा, मैं आपको उसकी मिसाल भी साथ देना चाहूंगा। साथ में हमारे पिछले जो जरदारी साहब ने कहा है कि मैं अपनी तनख्वाह नहीं लूंगा, सर बिल्कुल। कैबिनेट कहती मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। जी। मेरी रिक्वेस्ट होगी, खुदा आप तनख्वाह ले लें, लेकिन दूसरे काम जो करते हैं वो छोड़ दें। वो जो आप दुबई में और लंदन में निशानियां लगा दी हैं आपने प्रॉपर्टी पे, जो इस दफा उसमें जी, जी। करना है। अब मैं मिसाल थोड़ी सी देना चाहूंगा। सर सीतारमन नर्मला, फाइनेंस जी। मिनिस्टर, इंडिया के। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर। जी बिल्कुल। दो चीजें, एक तो जब आपने वालिद को मिलने गई हैं, उनके घर की तस्वीरें मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी को देखनी चाहिए कि उनके वालिद साहब के कपड़े क्या थे, उनके घर का माहौल क्या था। जी बिल्कुल। सीता नर्मला। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने उनको टिकट देने की कोशिश की है और उन्होंने रिफ्यूज किया है कि मेरे पास पैसे नहीं इलेक्शन लड़ने के। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। मैं तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि वो कौम आपसे ज्यादा आगे क्यों निकल के जा रही है। जी बिल्कुल। फखर भाई, उनको पता चल गया है व्हाट इज लेगेसी। एक इस्लामाबाद के अंदर 25 करोड़ 40 करोड़ की अगर कोठी को फ्राडिया ले लेता है, फ्रॉड लगा के, जी बिल्कुल। उसकी एज क्या है, लेकिन जो लेगेसी कौम में छोड़ के जानी उसकी एज क्या है। खुदारा पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर ढूंढ के दो, अगर इफ दे आर अवेलेबल, बिल्कुल इफ दे आर अवेलेबल। ये जो बाहर के ख्वाब देखने वाले ब्रिटिश एजेंट पाकिस्तान को चला रहे हैं, आपकी तबाही का बायस ही ये बन रहे हैं। बेश इस वक्त भारत की डिप्लोमेसी सबसे सुनहरे दौर में है। यह बात अब पूरी दुनिया मान रही है। वजह साफ है कि इस वक्त हिंदुस्तान की उभरती ताकत ने दुश्मन पाकिस्तान और चीन तक कोहराम मचा रखा है, तो वही दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को उभरता देख अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तक भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के बाद अब ब्रिटेन ने भी भारत और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली कहा है कि भारत के डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में इस दौरान इनक्रेडिबल रूप से ग्रोथ हुई है, जो हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। इस समय पीएम नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। सभी ग्लोबल इशूज पर भारत अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाना जाने लगा है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत के ऊपर प्रेशर डाल सके और उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित कर सके। चीन से लेकर अमेरिका तक को भारत ने हर इम्पोर्टेंट इशूज पर करारा जवाब दिया है।